इट हैज अ प्रीमियम। अगर प्रीमियम है किसी चीज का तो आप क्यों छोड़ देंगे उसको? तो इसलिए जब आपको इसको हम लोग कहते हैं, बट उसको हम लोग बोलते हैं सांस्कृतिक पूंजी। एक थिंकर है फ्रांस के बोर्दियू, उन्होंने कहा सांस्कृतिक पूंजी। तो जाति कहीं ना कहीं उसको लोगों ने सांस्कृतिक पूंजी बना ली। आप कहेंगे नहीं तब भी वो आपको डिविडेंड देती रहेगी। केवल आप सरनाम लगा लेंगे तब भी, और दूसरा सरनाम नहीं लगाएगा। अरे हमने कहा अरे फलाने का, मतलब this is the way actually people ask their identity. So I think therefore if it has given somebody the premium and if there is a deficit on the other, it will remain. So what we have to do, we have to empower those people who have the deficit. Then and then it can be reduced. Otherwise it will go on. But as you say कि सर कम हुआ है, वो एक्चुअली क्या है ना, जाति को परिभाषित कैसे करें ये भी बड़ा दिक्कत वाली बात है। कोई लोग कहते हैं कि अगर हमारे बगल में बैठ गया तो जातिवाद खत्म हो गया। तो मैं उसको कहता हूं नहीं, वो अनटचेबिलिटी खत्म हो गई, अस्पृश्यता खत्म हो गई। अस्पृश्यता इज डिफरेंट फ्रॉम जातिवाद। और जातिवाद क्या है इसकी परिभाषा भी हमको आनी चाहिए, क्योंकि अभी कास्टिज्म की परिभाषा आई नहीं। मेरा बहुत रिसर्च है, मैंने बहुत कोशिश किया कि कास्टिज्म की परिभाषा देखी जाए। तो लोग क्या कहते हैं, अगर बहुजन समाज पार्टी आंदोलन चला रही है तो वो जातिवाद कर रही है, ये वो कहते हैं। अगर दलित लोग अपने आरक्षण का मुद्दा उठा रहे हैं, अगर पिछड़ा समाज अपने आंदोलन का मुद्दा उठा रहा है, तो अर्नब गोस्वामी और राजीव सरदेसाई यही कहते हैं कि इट इज गिविंग क्रेडेंस टू कास्टिज्म, जातिवाद को बढ़ावा दे रहा। तो मैं उनसे पूछता हूं भाई जातिवाद की परिभाषा क्या है, तो फिर वो भूल जाते हैं। तो जातिवाद की परिभाषा सिंपल सी है, जाति अस्मिता के आधार पर जब एक समाज ये के प्रकारेण दूसरे समाज को सत्ता, संसाधन, शिक्षा की संस्थाओं से पृथक करता है तो वो जातिवाद। लेकिन अपने संविधान में प्रदत्त अधिकारों को अगर हम मान रहे हैं तो ये जातिवाद कैसे हो सकता है? संविधान में प्रदत्त अधिकारों के लिए अगर हम संघर्ष कर रहे हैं तो वो जातिवाद कैसे? तो मुझे लगता है कि जातिवाद को हमें देखना चाहिए कि उसके तथ्य क्या हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं। तो मुझे लगता है कि अपने आप पता लग जाएगा who are the people who are practicing casteism, है ना? कुछ लोग कहते हैं जाति को जो कभी जाति नहीं, मुझे लगता है कि इस कमरे में सभी लोग बैठे हुए हैं, अब किसको पता कौन है? यहां तो कोई नहीं है, लेकिन जब सत्ता का निर्धारण होगा तब किसके पास सत्ता है ना? ये हमें देखना है। जातिवाद यहां तो कोई नहीं है, आप देखिए सब लोग आराम से बैठे, हम तो नहीं पूछे ना आपने पूछा, पता जरूर लगा लिया होगा, बात दूसरी है लेकिन पूछता नहीं है कोई। लेकिन उसके बावजूद मौन रूप में इट गेट्स इंप्लीमेंटेड। दैट इज व्हाट इज कास्टिज्म, दैट वी हैव टू थिंक। जस्ट इससे रिलेटेड मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि सर जलेबी की रक्षा दिल्ली कैसे कर सकते। अभी बच्चों ने बात जो की, हम ये देखते हैं पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस का इतिहास 6 साल से। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, मैं देखा कि जितने भी NFS हुए 99% SC ST OBC के हुए, जबकि सेम इंस्टीट्यूशन से FMS से दोनों पढ़ाई किए, SC टॉप किए, फिर भी वो FMS हो वहाँ पर मैंने SC में भी NFS हो गए, लेकिन जनरल में उससे सेकंड आने वाले भी ये हो गए। दूसरी तरफ मैं ये देखता हूँ कि कॉलेज में विगत 6 साल से मैं भी बात उठाते रहता हूँ कि SC ST OBC का सीट फुल कभी भी साइंस में नहीं हो पाता है। मैं हर एक साल उठाता हूँ इस मुद्दे को, जबकि मैं खुद देखता हूँ कि मैं हिस्ट्री में अपना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कम किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कब तक दिल्ली जलेबी को खाते रहेगी और इस पर क्या कार्रवाई किया जा सकता है एक्शन ग्रुप में। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात
देश का? जब पढ़ेगा नहीं तो लड़ेगा कहां से? आगे नौकरी कहां से पाएगा? इस पे सर कुछ लाएंगे। अब देखिए, सेमिनार को आप नुक्कड़ सभा ना बनाए तो ज्यादा मेरा कहने का देखिए, हम लोग ट्रेंड हैं, जैसे हम लोग एज ए सोशियोलॉजिस्ट हम लोग ट्रेंड इसलिए होते हैं कि व्हाट इट इज, आप चाहे इसको लिख सकते हैं व्हाट इट इज, व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज। व्हाट इट शुड बी वो पॉलिसी वाले बताते हैं, हम लोग एज ए डिसिप्लिन में व्हाट इट इज, व्हाई इट इज एंड हाउ इट इज। तो मैंने आपको बताया व्हाई इट इज, और भारतीय संस्कृति में एक और भी है नियति 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 और इति इति इति। जो हमने नियति बता दी है वही इति कर लीजिए। अगर सबको स्व प्रतिनिधित्व मिल जाए तो सब स्व सुरक्षा करेंगे कि नहीं। तो इसलिए मुझे लगता है कि जब हम लोग पब्लिक बात करें तो पर्सनल हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बात आपकी बहुत सही है, फैक्ट्स है कि रिप्रेजेंटेशन नहीं है। सिलेक्शन कमेटी में भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, यहाँ तक कि बोर्ड्स हैं, यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बोर्ड्स हैं, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि लड़ाई विश्वविद्यालय, सचिवालय, न्यायालय सब में यही है कि किस प्रकार समाजों का प्रतिनिधित्व हो। अगर प्रतिनिधित्व होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जरूर मनसा बैठेगी कि नहीं भाई वो भी बैठे हुए हैं, उनके सामने ये ना करो। तो प्रतिनिधित्व का सिंपल सा सवाल है अरविंद जी, और अगर प्रतिनिधित्व हो जाएगा तो मुझे लगता है कि बात आगे बढ़ सकती है। ये तो लड़ाई लड़नी पड़ेगी। सर, जो आरक्षण हमारी सरकार बच्चों को या कास्टिज्म में हम बात करें या किसी पॉलिसी के तहत जो सरकार आरक्षण दे रही है, वो वाकई में वास्तविकता में सही मायने में सरकार दे पा रही है या नहीं, या कुछ जगहों पे उस आरक्षण का गलत संदर्भ में यूज हो रहा है कि नहीं? यही मेरा क्वेश्चन। नहीं, आप बढ़ जाइए। मुझे लगता है कि देखिए, मैं तो जितनी देर मैंने वो भाषण दिया उसमें मैंने आरक्षण की बात अभी तक नहीं करी, लेकिन बच्चों का ये आदत होती है कि जो उनको प्रश्न पूछना होता है वही पूछते हैं, शायद भाषण आपको ये बात ये एक्चुअली ये भारत में होता है। मैंने बहुत बार देखा है कि आप चाहे कितना अच्छा भाषण दीजिए लेकिन वो रिड्यूस इसी पे हो जाता है आरक्षण पर। लेकिन अच्छा किया आपने ये बात बता दी। देखिए, मेरा मानना है कि आरक्षण को हम लोग प्रतिनिधित्व पे, आरक्षण when it was started under Article 330 and 335, 332, 330 of the Indian Constitution, 3 प्रकार के आरक्षण हैं, आपको पता है। राजनीतिक आरक्षण आर्टिकल 330, 332 के तहत, आर्टिकल 335 के तहत नौकरियों में आरक्षण है, और आर्टिकल 46 जब बाद में आगे बढ़ा तो फिर शिक्षा में आरक्षण हो गया। तो 3 प्रकार के आरक्षण हैं जिनको आप लोग आरक्षण कहते हैं, लेकिन मैं उसको कहता हूं प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन। और रिप्रेजेंटेशन किन समाजों का? उन समाजों का जिनको सामाजिक संरचना के आधार पर सदियों नहीं शताब्दियों नहीं हजारों वर्षों तक बहिष्कृत रखा गया। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं था, उनको संपत्ति का अधिकार नहीं था, इसलिए, और ना ही उनको राजनीति का अधिकार था। और इसलिए जब संविधान बना तो उसके अंदर ये बात की गई कि नहीं, इन समाजों को जो हजारों वर्षों से हटाए गए हैं, बाकायदा सोची समझी रणनीति के तहत, नहीं आप नहीं पढ़ सकते, जिभ्या काट ली जाएगी, आप नहीं सुन सकते, पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा, आपकी संपत्ति केवल जो है डांगर ही हो सकते हैं, आपका नाम गुदड़ू चिथड़ू पथड़ू ही हो सकता है, यहां तक कि आपकी संस्कृति भी नहीं, आप दक्षिण में बाहर रहेंगे, ये सब था। अब समाज ने कहा कि भाई हम इनको कैसे मुख्य धारा में लाएंगे, तो इसके लिए प्रतिनिधित्व बनाया गया कि इनको भी प्रतिनिधित्व दिए, क्योंकि हमने समानता घोषित कर दी प्रियम्बल में, लेकिन समानता तो थी नहीं, समानता तो समाज में थी नहीं, कुछ लोग आगे थे और कुछ लोग पीछे थे। अब उनको कैसे बराबर में लाया जाए, तो उनसे कहा कि अच्छा ठीक है, इनको आरक्षण दिया जाएगा तो ये बराबर में अब दौड़ेंगे, तब इक्वालिटी कहीं आ पाएगी। लेकिन साथियों,
जब प्रतिनिधित्व हो गया तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये तो जो है गरीबों को भी दिया जाना चाहिए। तो उसको उन्होंने क्या किया, भ्रांति फैला दी कि उसको गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम बना दिया। आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, आरक्षण राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है। और इसलिए है क्योंकि समाजों का सभी संस्थाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिए अगर राष्ट्र का निर्माण होना है, वरना एक समाज राजा बना रहेगा और दूसरा रंक बना रहेगा। यही हमने आपको आंदोलन में बनाया। तो इसलिए अभी तक आपने बिल्कुल सही कहा कि एक बार भी जो है शिक्षा के क्षेत्र में, संसाधन के क्षेत्र में अभी तक आरक्षण की पूर्ति नहीं हो पाई। केवल एक राजनीतिक क्षेत्र है जिसमें आपको आर्टिकल 330, 332 के तहत आपको पूरा आरक्षण मिल जाता है, लेकिन वो उसके माध्यम से जाने वाले, जैसे कि सांसद में 84 शेड्यूल कास्ट और 41 जो है शेड्यूल ट्राइब के हैं लोग। पिछड़ों को, ओबीसी को राजनीति में आरक्षण नहीं है ना, लेकिन इसलिए वहां पर जिसे कहना चाहिए एससी एसटी। लेकिन आप ये देखिए कि क्या वो उनको इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में रोल मिलता है? वो कई आपने बताइए कितने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग कैबिनेट में हैं? 1 या 2? अब वो कैबिनेट इतनी बड़ी है, 75 लोगों की कैबिनेट में 1 या 2 आदमी क्या बोलेगा? और वो भी बोलेंगे तो कैबिनेट में अगली बार नहीं रहेंगे। तो इफेक्टिविटी ऑफ द लीडरशिप रिप्रेजेंटेशन से नहीं आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि इसका राजनीति में सचमुच दुरुपयोग हो रहा है, उपयोग सही नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं होता तो उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने 400 विधानसभा सीटों में एक भी मुस्लिम को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया। क्या यही बात दलितों के साथ लागू नहीं होगी? कुछ दिनों बाद अगर उनका रिजर्वेशन नहीं होगा तो रिजर्वेशन ने कहीं ना कहीं उनके प्रतिनिधित्व को थोड़ा सा बढ़ाया है, लेकिन नौकरियों में पूरा नहीं हुआ है, ना ही शिक्षा में पूरा हुआ है। तो इसलिए अगर हम पूरा कर दें तब तो प्रतिनिधित्व देखें कि हाँ, ये वास्तविकता में आगे बढ़ पा रहे हैं या नहीं बढ़ पा रहे। जब तक प्रतिनिधित्व नहीं पूरा होगा तब तक मुझे लगता नहीं है कि इसका इफेक्टिविटी